और उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि तिहाड़ जेल में रहने के कारण उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केजरीवाल ने प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और अन्ना हजारे के साथ खुद को धोखा दिया है। केजरीवाल जी 52 डेज जेल में रहा और तिहाड़ में कौन रहता है? द ड्रेडेड क्रिमिनल्स। फिर उनको जेल जाना भी है। उनका मानसिक संतुलन अभी आप नॉर्मल टाइम का साथ मत मेजर कीजिए। ही इज नॉट अ सेम केजरीवाल। एटलीस्ट 2-3-4 दिन उसका बात को आप डिस्काउंट कर दीजिए। किस लिए? वो कल बोल रहा था हमारे रमन सिंह जी का बारे में, हमारा शिवराज सिंह चौहान जी का बारे में। उन्होंने तो भूल गया उन्होंने प्रशांत भूषण को क्या किया था, जोगेंद्र यादव को क्या किया था। वो तो भूल गया कुमार विश्वास को क्या किया था। He forget how he betrayed अन्ना हजारे। पेशे से पायलट और बिहार में सारण सीट से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से जीत की उड़ान भरने की तैयारी में है। रूडी के अरमानों को सारण में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से मानो पंख लग गए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने राजीव प्रताप रूडी से छपरा में खास बातचीत की। देखिए। मैं इस वक्त छपरा में हूं और मेरे साथ है बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। रूडी साहब, छपरा और आपका नाम सिनोनिमस है। प्रधानमंत्री आपके लिए यहाँ रैली भी कर रहे हैं, किस तरह से देखते चीजों को? देखिए, कल जो रैली छपरा में प्रस्तावित है माननीय प्रधानमंत्री जी का सुबह 10 बजे छपरा हवाई अड्डे पर, अपने आप में अप्रत्याशित होगा। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जयप्रकाश जी की धरती सितार दियारा जो छपरा का अंग है, उसे विशेष लगाव है। तो बड़ी स्वागत की तैयारी है और बड़ी जीत की भी साथ साथ तैयारी है। इस बार क्या नया प्रॉमिस करने जा रहे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, वो प्रॉमिस तो वो करता है जो पहली बार आया है। यहाँ तो लगातार काम करते जा रहे हैं। कामों की सूची बनी हुई है। आज 33,000 करोड़ रुपए का काम छपरा में चल रहा है। वो काम चल रहे हैं, कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम होने हैं और कुछ काम आगे प्रस्तावित है। मैं समझता हूँ कि भारत में अगर किसी जिला में सबसे ज्यादा निवेश आया है पिछले 5 साल में, तो उस जिला का नाम है छपरा। और स्वाभाविक तौर से देश के प्रधानमंत्री जी का देन है कि छपरा में इतने विकास के काम हो रहे हैं। आपका यूएसपी क्या रहेगा इस चुनाव में? मेरा कोई यूएसपी नहीं है। जो मैं सेवा करता हूं लोगों का, वो तो चलता रहेगा। यूएसपी सिर्फ एक व्यक्ति का है, नरेंद्र मोदी का है, और मैं उनका एक सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। एक आखिरी सवाल, इस बार क्या चाहेंगे आप छपरा के लिए जब आप यहाँ से चुन के जाएंगे? तो मेरी कल्पनाएं बहुत है, असीमित है। आज गांव-गांव तक गैस पाइपलाइन दौड़ गया है। हर घर में बिजली 24 घंटा है। ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ी हुई है। गंगा नदी पर सबसे ज्यादा अगर पूरे भारतवर्ष में किसी जिला को जोड़ने वाली पुलों की संख्या है तो छपरा में है। छपरा असीमित रूप से विकास कर रहा है। तो ये थे राजीव प्रताप रूडी, जिनका ये कहना है कि असीमित संभावनाएं हैं और उनकी यूएसपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, सारण, छपरा। भारत निर्वाचन आयोग सभी मतदाताओं को उनके अपने पोलिंग बूथ पर मत देने के लिए आमंत्रित किया है और चुनाव आयोग ने चौथे चरण के लिए मतदान करने के लिए सभी मतदाताओं के लिए निमंत्रण पत्र जारी किया है। इसमें लिखा है, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को, 13 मई को भूल न जाना वोट डालने आने को। झारखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार के आम चुनाव में कई नई पहल देखने को मिल रही है। बूथों को इस बार स्थानीय वोटरों की परंपराओं और पसंद के अनुसार ढाला गया है ताकि वे मतदान केंद्रों की तरफ आकर्षित हों। मिनिमम सुविधाओं के साथ ही बूथों को होमली लुक भी दिया गया है। झारखंड में वोटरों को मतदान केंद्रों की तरफ आकर्षित करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार थीम आधारित मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। लोहरदगा में मतदान केंद्र इस बार कुछ खास होंगे। लोहरदगा सदर क्षेत्र हिरही कुड़ू के टाकू इलाके में मतदान केंद्रों की दीवारों पर कहीं डोकरा तो कहीं आदिवासी संस्कृति तो कहीं जिले के ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाया गया है। वोटर जब मतदान केंद्र में पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनका स्वागत जोहार से किया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारे ज़िले की जो विशेषताएं हैं, जो फेमस पिकनिक स्पॉट्स हैं या हमारी कला संस्कृति जो है, उसको लोग जाने, यहाँ के भी और बाहर के भी लोग देखें और समझें और
एक अपनी समझ बनाएं। इधर सिमडेगा जिले में कुछ मतदान केंद्रों को इको फ्रेंडली रूप दिया गया है। सिमडेगा क्लब स्थित बूथ संख्या 151 और 152 को सुंदर ढंग से सजाया गया है। यहाँ फूस, पत्तों, बांस से प्रवेश द्वार, प्रतीक्षा स्थल, सेल्फी पॉइंट बनाकर मतदाताओं को पर्यावरण और स्थानीय परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल जो पत्ता है, जो बांस से काउंटर्स बनाए गए हैं, हम लोगों ने इस तरीके से रखा है कि लोकल ट्रेडिशन को मिश्रित करते हुए उसको इको फ्रेंडली पोलिंग स्टेशन बनाया जाए और ये काफी लुभावना भी रहेगा और ये मतदाताओं को आकर्षित करेगा। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहां बूथों को सोहराय पेंटिंग से सजाया गया है। साथ ही एक पारंपरिक लुक देने का प्रयास किया गया है ताकि वहां पहुंचकर स्थानीय मतदाता होमली फील कर सके। इसके अलावा महिलाओं को समर्पित भी कई बूथ तैयार किए गए हैं। यूथ मैनेज्ड बूथ 7 बनाया, यूनिक बूथ 14 बनाया, वुमेन मैनेज्ड बूथ कराया उसका। साथ साथ में यहाँ पर टोटल 45 कैंडिडेट है इसमें फर्स्ट फेज में। इसे चुनाव का लेकर कितना भी व्यवस्था करना हम लोग पूरा तरफ से तैयार कर लिया। गुमला के विशनपुर में विशेष पिछड़े जनजाति समूह पीवीटीजी समुदाय के वोटरों को ध्यान में रखते हुए बूथों को ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अभिनव प्रयास मतदाताओं को पसंद आए और वो भी पसंद का जनप्रतिनिधि चुनने में इतनी अधिक दिलचस्पी दिखाए कि मतदान का इस बार कीर्तिमान बन जाए। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। हरियाणा निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमा शर्मा ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका पार्क में आयोजित वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया और मतदाताओं को वोट डालने की शपथ भी दिलाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के लिए जागरूक करने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों में ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करने की भावना सेवाएं जागरूक करने के लिए राज्य भर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इस प्रकार के कार्यक्रम अगर होंगे और मीडिया का सहयोग हमको मिलेगा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, हरियाणा में घटेगा नहीं। और इस प्रकार से वोटर्स इन क्यू है, शहरी क्षेत्रों में कम मतदाता निकलते हैं, जब उनको सुविधा मिलेगी तो इसमें घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। नायब सैनी ने कहा है कि पहले जो व्यक्ति कांग्रेस को गाली देता था और कांग्रेस जिसको गाली देती थी वो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य देश का भला करना नहीं है, ये लोगों को बरगलाकर भ्रम फैला रहे हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस को गाली देता था और जो कांग्रेस जिसको गाली देती थी, दोनों आपस में गले मिल गए हैं। उनका गले मिलने का कारण ये नहीं है कि वो देश का भला करेंगे या देश के लोगों का भला करेंगे। वो तो झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको बरगलाने का काम करते हैं। और ये जो एक दूसरे को गाली देते थे अब गले लगा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के अंदर केजरीवाल ये कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकला। और शनिवार को नई दिल्ली में मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक के लेखक हैं दूरदर्शन के वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के नालंदा सभागार आयोजित समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने की। राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी, मुख्य वक्ता और नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। राज्यसभा सदस्य और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपने संबोधन में इशारों में ही गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। मुझे याद है 2013 जुलाई का महीना था। वर्तमान रक्षा मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया था और उस समय हम लोग बहुत उसमें कई कमेटीज के चेयरमैन से, सेनेटर से, थिंक टैंक से, सेनेट के चेयरमैन से मिले। तो उन्होंने बात एक्सेप्ट की थी कि उनको लगता है कि देवर कैरीड अवे बाई सर्टेन लॉबी और उनसे असेसमेंट में गलती हो गई।
उसके बाद साहब एक अलग प्रकार का नैरेटिव आया, मोदी जी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें, अपशब्दों का प्रयोग और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, और फिर मोटी मोटी काट डालने तक आया। 2014 में सरकार बन गई। अब सोचिए इसके बाद फिर अवार्ड वापसी का दौर आया। मतलब कि हार नहीं मानी, वो खान मार्केट वाले लगे रहे। उसके बाद 2014 से लेकर 18 तक उनके कोई आरजुओं में चमक में कमी नहीं आई। वो हर हार के बाद सोचते रहे शायद इसके आगे कुछ होगा, इसके आगे कुछ होगा। और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस अवसर पर कहा कि पुस्तक का शीर्षक लेखक के साहस को दर्शाता है। अशोक श्रीवास्तव जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थस्थल के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पवित्र तीर्थस्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की प्रक्रिया शनिवार से ही शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपोटोद्घाटन दिवस पर करीब 20,000 श्रद्धालुओं के दर्शन को पहुंचने की सूचना है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में ही 3 दिनों में 1,31,898 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इनमें 75,139 श्रद्धालु केदारनाथ और 56,759 श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली में इन दिनों छात्रा कैडेट्स के लिए एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर में छात्रा कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरह का मिल रहा है इन छात्रा कैडेटों को प्रशिक्षण, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास में जुटी ये हैं 2 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की वे छात्रा कैडेट जो इन दिनों दिल्ली के रोहिणी स्थित एनसीसी भवन में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही हैं। 2 दिल्ली गर्ल्स बटालियन द्वारा आयोजित इस कैंप में दिल्ली के 12 स्कूल और 7 कॉलेजों की 493 छात्रा कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा छात्रा कैडेटों को दिल्ली निदेशालय की नई फायरिंग रेंज पर विशेष तौर पर फायरिंग भी कराई जा रही है। 10 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इनको जो एनसीसी की ट्रेनिंग है उससे वाकफियत करवाई जाए इनकी, और ये अच्छे नागरिक बन सकें। जो एनसीसी के 3 उसूल हैं, पहला चरित्र निर्माण, जिसमें कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उस पर हम गौर करते हैं। दूसरा, जो सोशल सर्विस की भावना इनमें जागृत करनी है, क्योंकि अच्छे समाज को बनाने के लिए वो भावना रहेगी तभी हमारा समाज अच्छा बन सकेगा। और तीसरा कि एक छोटी सी ग्लिम्स इनको दें कि आर्म्ड फोर्सेस में क्या होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और लाइफ किस प्रकार की होती है। तो वो वेपन ट्रेनिंग और मैप रीडिंग वगैरह वाली एक्टिविटीज़ जो हैं उसके माध्यम से हम इनको वो देते हैं। इस शिविर में हिस्सा लेकर ये छात्रा कैडेट काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। मुझे यहाँ पर कैंप में आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पर आकर यूनिटी में रहना, शेयरिंग करना और डिसिप्लिन में रहना सीखा है। मैंने इस कैंप में लीडरशिप स्किल्स सीखी है एंड एकता में कैसे काम किया जाता है, सबके साथ मिलकर कैसे रहा जाता है, कैसे काम बांटे गए हैं, किस तरीके उस काम को पूरा किया जाता है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर कैंप में सीखी है। समय से उठना सीखा, डिसिप्लिन सीखा। यहाँ सुबह सुबह योगा होता है। मुझे सुबह उठने की जल्दी आदत नहीं थी, हमेशा मम्मी जगाती थी। यहाँ पे आने के बाद मैं हर वक्त हर रोज़ टाइम पे उठती हूँ। यहाँ पे ये सीखा कि हाउ टू मैनेज माई टाइम, और मैंने यहाँ पे राइफ़ल चलानी भी सीखी। मुझे राइफ़ल चलाने का बहुत शौक़ है। डिसिप्लिन में उतना नहीं रहती थी जितना अब रहती हूँ मैं। मैंने यहाँ डांस किया है, कल्चरल किया है, और यहाँ मेरे को एडीजी होम विजिट का भी मौका मिला, जो कि मेरे लिए एक सपना था। इस कैंप के दौरान छात्रा कैडेटों को एक तरफ जहां मैप रीडिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन कैडेट्स को हथियारों के ज्ञान के साथ फायरिंग की विभिन्न पोजीशन और निशानेबाजी के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। इस कैंप के दौरान कैडेटों को ड्रिल, देशभक्त की भावना, फायरिंग, एकता और अनुशासन का पाठ, सेल्फ डिफेंस और आपदा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों का भी
प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनसीसी के 2 डेली गर्ल्स बटालियन के इस शिविर में दिल्ली के अलग अलग स्कूल और कॉलेजों से करीब 500 छात्रा कैडेट शामिल हो रही हैं, जो इस कैंप में आकर अलग अलग गतिविधियों को सीख रही हैं और यहाँ सैन्य अधिकारियों से ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रही हैं। इनमें बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार एनसीसी ली है और पहली ही बार इस कैंप को अटेंड करके ये काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रही हैं। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं देश के कई हिस्सों में जारी भीषण गर्मी के बावजूद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर और उत्तराखंड के चमोली शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। और दिल्ली के 2 अलग अलग अस्पतालों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। इस ईमेल में अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस के बुराड़ी सरकारी अस्पताल और मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल को धमकी भरा ईमेल आया है। मामले में अभी जांच जारी है। ईमेल मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीमें बम स्क्वाड और दमकल विभाग के साथ अस्पताल पहुंच गई। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और इसी बीच दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि आईजीआई एयरपोर्ट को भी बम की धमकी वाला ईमेल मिला है। ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस की जांच में फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं आई है। आईजीआई एयरपोर्ट के डीसीपी ने लोगों से शांत रहने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। और इधर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिस पर सुरक्षा अधिकारियों समेत डॉग स्क्वाड के माध्यम से जांच की गई। कोई भी बम बरामद नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड के शाहबाज डिवीजन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। सागर के मिलिट्री अस्पताल में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल करने और नर्सों के अथक प्रयासों का सम्मान करने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया। सागर के सैन्य अस्पताल में नर्सों के समर्पण और करुणा को याद कर नर्सों के योगदान को याद किया गया। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिला आंदोलन को अपमानित करने वाले कथित फर्जी वीडियो फैलाने पर संदेशखाली के गुस्साए ग्रामीणों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने अडानी अंबानी को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। एक यूट्यूबर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संसद में अडानी अंबानी को बुरा भला इसलिए कहता हूं क्योंकि वो नोट भरकर पैसे नहीं भेजते। अगर पैसे भेजेंगे तो कुछ भी नहीं कहूंगा। यूट्यूबर से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन के बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस का असली भ्रष्टाचार और उगाही मॉडल क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दूसरों पर उगाही के आरोप लगाती है, लेकिन भ्रष्टाचार और उगाही उनके खुद के डीएनए में है। लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में भाजपा जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में मयूर विहार में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की जनता को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो न किसी पेपर पर साइन कर सकता है और न ही सचिवालय जा सकता है। ईडी ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी कर 14 मई को रांची के जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। आलमगीर आलम को 14 मई की सुबह 11 बजे ईडी के एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल कार्यालय में तलब किया गया है। और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में आयोजित महालक्ष्मी यात्रा का समापन हो गया। काठमांडू घाटी में महालक्ष्मी यात्रा बैसाख महीने की अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुई और 3 दिनों तक जारी रही, जिसका नेपाल के बनेपा नाला और पनौती जैसे कई इलाकों में समापन हुआ। ये देवी महालक्ष्मी के सम्मान में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। ये यात्रा नेपाल के स्थानीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। कई मुद्दों को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी उच्च बिजली दरों, कराधान के मुद्दों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। हाल के दिनों में पुलिस की सख्ती की घटनाओं के कारण स्थिति बिगड़ गई, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 2 लोगों की मौत का भी समाचार है। इन प्रदर्शनों के चलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। पुलिस कार्रवाई के विरोध में मुजफ्फराबाद में हड़ताल के दौरान व्यवसाय और सामान्य जीवन ठप हुआ है। मामले की शुरुआत तब हुई जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने रावलकोट के रास्ते मुजफ्फराबाद की ओर मार्च शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। लोग अब इस कदर परेशान हो गए हैं कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी विरोध प्रदर्शन के अगुआ संगठन बनकर उभरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी सरकार को बलपूर्वक कदम उठाने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए पंजाब प्रांत से सैनिकों को तैनात कर दिया है। सरकार आंदोलनकारियों को कुचलने का प्रयास कर रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों को विरोध जताने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कई सामाजिक कार्यकर्ता मामले में भारत से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के 4 प्रांतों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण भयानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 2000 घर ध्वस्त हो गए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी इस प्राकृतिक आपदा के कारण मरने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की चेतावनी दी है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए पर्याप्त मात्रा में वितरण के लिए राहत सामग्री भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते ये बाढ़ बड़ा मानवीय संकट बन गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में भूखमरी फैलने की आशंका जताई जा रही है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने विश्व संगठनों से इस विपत्ति के वक्त अफगानिस्तान की मदद की अपील की है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के आसपास सक्रिय 1 PLA विमान और 8 प्लान जहाज़ों के होने की सूचना सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी है। वहीं ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 8 विमानों ने ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा को पार किया है और ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले गए पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 141 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 18.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद मजबूत हुई है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हरा दिया। आरसीबी ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए, लेकिन 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 19.1 ओवर में सभी विकेट खोकर महज 140 रन ही बना सकी। इस जीत से आरसीबी आईपीएल अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। ओलंपिक क्वालिफायर्स के फ्री स्टाइल के 57 किलो वर्ग में अमन ने यूक्रेन के एंड्री यात्सेंको को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए कुश्ती में भारत को पुरुष वर्ग में पहला कोटा दिलाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।